हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए या अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में जीएस आ रही है, जीएस का मेन रोल है, तो जीएस में हम लोग आधुनिक भारत, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो एक पर्टिकुलर उन्होंने टॉपिक दिया ही है। तो यहाँ पर हम लोग मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझेंगे और डिटेल में समझेंगे, कोशिश करेंगे और उनको ट्रिक से याद करने की भी कोशिश करेंगे। जहाँ ट्रिक ज़रूरी लगेगी वहाँ मैं उसको ट्रिक से भी बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो मतलब जब सबसे पहला जो यूरोपीय आगमन हुआ है उसमें कौन आया था? पुर्तगाल आए थे। ठीक है, तो पुर्तगाल में सबसे पहला जो वायसराय थे वो अल्मीडा थे। सबसे पहले वो अल्मीडा थे। लेकिन यहाँ से एक अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो पुर्तगाली उपनिवेश का वास्तविक संस्थापक कौन रहा? तो वो अल्बुकर्क रहे थे। ठीक है, तो अल्बुकर्क रहे थे। और सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था पुर्तगाल से? तो वास्को डी गामा आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। कहाँ आए थे? कालीकट तट पे आए हुए थे। अब अल्मीडा से रिलेटेड एक पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल संधि किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो अल्मीडा के द्वारा शुरुआत की गई थी। अल्मीडा का टाइम पीरियड कितना रहा था? तो 1505 में ये वायसराय बने हैं और 1509 तक रहे थे। अच्छा, पुर्तगाल के द्वारा जो पहली कोठी है वो कहाँ स्थापित की गई थी, वो आप कमेंट करके बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करते थे। जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन है तो उसको याद रखेंगे कि पुर्तगाली हुगली का यूज़ करते थे लूटपाट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने खान की उपाधि किसको दी थी? तो हॉकिंस को दी थी। अब हॉकिंस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हॉकिंस पहले जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के यहाँ आए थे जहांगीर के दरबार में। कब आए थे? 1608 में आए थे। ठीक है, कौन से जहाज के साथ आए थे? हेक्टर। ठीक है, हेक्टर का नेतृत्व इन्होंने किया था, शिप का नेतृत्व इन्होंने किया था। ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के जहांगीर के दरबार में कहाँ आए थे? सूरत आए थे। ठीक है, 1608 में वह आगरा में जहांगीर से भेंट की थी। फिर जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था और फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो फिरंगी खां, इंग्लिश खां किसको कहा है जहांगीर ने? इनको हॉकिंस को कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? यहाँ 1612 दे रखा है, कहीं कहीं 1613 भी मिलेगा। मोस्ट ऑफ द बुक में 1613 मिलता है। तो 1613 में पहली स्थायी जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो सूरत में स्थापित की थी। अगर अस्थायी पूछी जाएगी तो मसूलीपट्टनम में अस्थायी स्थापित की थी, जो कि 1611 में की थी। ठीक है, और यहाँ स्वाली के युद्ध की बात हुई है तो स्वाली के युद्ध के ऊपर अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पर हम डिटेल में समझ लेंगे। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो सर थॉमस रो जहांगीर के टाइम पे ही भारत आया था। ठीक है, जहांगीर के टाइम में कब आया था? तो ये 1615 में सूरत पहुंचा था। किसका दूत बन के आया था? राजा जेम्स प्रथम का दूत बन करके आया था। और 1616 में वह अजमेर में जहांगीर से मिला था। हॉकिंस आगरा में जहांगीर से मिले थे, जबकि ये अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? अब ये क्वेश्चन का आंसर जैसे इन्होंने दे भी रखा है कि कहीं भी इनको नहीं मिला, लेकिन जो बीपीएससी है वो इसका आंसर 1632 मानती है। तो आपको इसको वन लाइनर क्वेश्चन याद रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में कब स्थापित की थी? 1632। अब 1632 की बात हुई है तो एक 1632 में एक फरमान था, बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने गोल्डन फरमान, सुनहरा फरमान जारी किया था, जिसमें 500 पगोड़ा के एवज में उनको व्यापार करने को दे दिया गया था। ठीक है, तो 1632 में जो सुनहरा फरमान है वो जारी किया गया था, किसके द्वारा? गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ है? तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच हुआ है। यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात हुई है तो कब से कब के बीच में चला है? तो 46 से 48, 1746 से 1748 के बीच में चला है। उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण रहा है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना। अब ये किसने किया था? तो अंग्रेजों की तरफ से बर्नेट नाम के व्यक्ति थे, आई थिंक यहाँ दे रखा होगा शायद, हाँ, ये कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था। ये तत्कालिक कारण था। लेकिन अगर दीर्घकालिक कारण पूछा जाए कि लंबे समय से क्या कारण चल रहा था, तो ये आ जाएगा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध का एक विस्तार मात्र एक युद्ध रहा था। तो पहला जो युद्ध है ये कौन सी संधि पे खत्म हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये
एक्स ला सैपल संधि पे खत्म हुआ था। ये युद्ध कब खत्म हुआ है, कौन सी संधि पे खत्म हुआ है, एक्स ला सैपल संधि पे खत्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अब यहाँ पे और दे रखा हुआ है कि उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। और कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है ये सेंट थोमे के युद्ध के लिए भी स्मरणीय है। ठीक है, तो सेंट थोमे में कौन सा युद्ध हुआ था, तो इसमें कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांस की सेना ने सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया था। जो कर्नाटक के नवाब थे उनको पराजित किया था। 1760 का युद्ध ये भी बहुत फेमस युद्ध है, वॉन्डीवॉस का युद्ध। वॉन्डीवॉस के युद्ध के द्वारा अंग्रेजों ने फ्रांस को हरा दिया था। ठीक है, अब फ्रांस को हरा दिया था तो ये 1760 में किसने नेतृत्व किया था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो वॉन्डीवॉस में जो फ्रांस का नेतृत्व किया था वो लाली ने किया था, काउंट लाली ने, और जबकि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, आयरकूट ने। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अंग्रेजों ने कूट डाला था, तो अंग्रेजों ने कूट डाला था, किसको कूट डाला था, लाली को कूट डाला था। तो ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे कई ये जो डिब्बे वाले पोर्शन है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध दे रखे हैं। जैसे अंबर का युद्ध कब हुआ था, तो अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था। अब ये अंबर का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांस, ये तीनों एक तरफ थे। ठीक है, ये तीनों एक तरफ थे, मुजफ्फरगंज, चंदा साहब और फ्रांस एक तरफ, और एक तरफ बेचारा कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन थे। ठीक है, अनवरुद्दीन थे। ठीक, तो इसमें क्या हो गया था कि कर्नाटक के जो नवाब थे उनको पराजित कर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अंबर का युद्ध किनके बीच में हुआ था, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों के संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए अंबर का युद्ध इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध जून 1757 में हुआ है। किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और बंगाल के जो नवाब है सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो इसको सुपर कैट क्लाइव ने किया था, क्लाइव। ठीक है, जो द्वैत शासन की शुरुआत भी किसने की है, क्लाइव ने की है। ये गवर्नर जनरल रहा था जिसने आत्महत्या कर ली थी यूके जा करके, और ऐसे करके इसको कई सारी मतलब ऐसे इसके बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं। अब प्लासी के युद्ध के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इससे पहले एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। वो कब हुई थी, 1756 में हुई थी। ठीक है, जून 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें कालकोटी की घटना जिसको कहते हैं, जिसमें इसने सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि 146 जो अंग्रेज हैं उनको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से केवल 23 बचे थे और बाकी के सब मर गए थे। उसके बाद क्या होता है, फरवरी 1757 में एक अली नगर की संधि होती है, और उसके बाद फिर ये प्लासी का युद्ध कर देता है क्लाइव। अच्छा, प्लासी के युद्ध के बाद जब सिराजुद्दौला मारे जाते हैं तो अंग्रेज किसको नवाब बनाते हैं, मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं। ठीक है, मीर जाफ़र को बना देते हैं। वॉन्डीवॉस के बारे में हम जान चुके हैं, किसने किसका नेतृत्व किया था, फ्रांस का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था, और जबकि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, आयरकूट ने किया था। ठीक है, बक्सर के युद्ध की बात करते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। मतलब ये कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध वो युद्ध रहा जिसकी वजह से जो अंग्रेजों की जो पकड़ है वो स्थापित हो पाई यहाँ पे। तो मीर कासिम अवध के नवाब और शुजाउद्दौला, ठीक है, अवध के नवाब कौन थे, शुजाउद्दौला थे, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीन एक तरफ थे। कौन कौन, कासिम, मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, हेक्टर मुनरो ने किया था। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित, अच्छा एक और बात, ये सारी चीज़ें हम लोग जो बिहार एससीईआरटी समरी है उसमें हमने कवर कर ली है। तो बिहार एससीईआरटी समरी अगर हमने नहीं देखा, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बिहार एससीईआरटी से ही कई सारे क्वेश्चन उठे हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में जो पूछे भी गए हैं वो बिहार एससीईआरटी से पूछे गए हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए, आप जरूर उसको सुनिए और मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो स्वाली का युद्ध जो है, या सुवाली भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो यहाँ पे पुर्तगालियों को किसने हराया था, थॉमस बेस्ट ने हराया था। ठीक है, याद रखेंगे, थॉमस बेस्ट ने हराया था। तो हुआ यह था कि पहले 1611 में पुर्तगाली के पास क्या था, मोनोपोली थी, एकाधिकार था, कि वो सूरत के बंदरगाह पे मतलब वो पूरा एकाधिकार का मतलब होता है कि वही व्यापार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब इस बीच में कैप्टन मिल्टन आते हैं, देन जो थॉमस बेस्ट हैं वो आते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, इनको हरा देते हैं, वहीं सूरत के पास स्वाली नामक स्थान पर हरा देते हैं। जिसके बाद जो जहांगीर है वो प्रभावित होते हैं इनसे, और जहांगीर इनको स्थायी कोठी खोलने के लिए मतलब मान जाते हैं। उस समय की पहचान कीजिए, ये देखिए बिहार एससीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से को सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो मैंने बताया भी है कि बिहार किस लिए फेमस था, सोरा और अफीम यहाँ पे काफ़ी होता था, इसीलिए फेमस था। तो सोरा अफीम के लिए बिहार क्षेत्र से ये प्राप्त करते थे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, बिहार प्रसिद्ध था।
इलाहाबाद की संधि, अच्छा इलाहाबाद की संधि की बात हुई है तो मैं शायद बताना भूल गई थी वहाँ पे। 1764 में जब बक्सर का युद्ध ख़त्म होता है तो बक्सर के युद्ध होने के बाद एक संधि होती है, जो शुजाउद्दौला थे और ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, इनके साथ अंग्रेज़ों की संधि होती है। इसी को बोला जाता है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई है? 12 अगस्त 1765 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हुई उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था। तो यहाँ पे एक तो द्वैत शासन प्रणाली लगा देते हैं। क्लाइव क्या करते हैं, 1765 में ही द्वैत शासन जो डुअल सिस्टम है वो उसकी शुरुआत कर देते हैं। अब जो मुर्शिदाबाद में क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, खुद वहाँ से काम नहीं करना चाहते होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे उप दीवान नियुक्त करते हैं। कहाँ पे? बंगाल और बिहार में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मुर्शिदाबाद जहाँ कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। तो बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था। तो बिहार का किसको नियुक्त किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिहार का सिताब राय को नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो बंगाल में मोहम्मद रजा खां और जबकि बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया था। 1765 की जो इलाहाबाद की संधि उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके द्वारा हुआ क्या था कि जो शाह आलम थे, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक थे, उनसे उन्होंने क्या किया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी थी? अंग्रेजों को दे दी थी। और बदले में कंपनी ने क्या किया था, सम्राट को 26 लाख का पेंशन भुगतान करते हुए बैठा दिया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद और कड़ा वाला क्षेत्र इनको दिया था और बैठा दिया था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? तो ये इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, इसके द्वारा इन्होंने क्या कर दिया था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी थी, जो कि और इलाहाबाद कड़ा वाला क्षेत्र जो नवाब कौन, जो शुजाउद्दौला थे, अवध के नवाब, उन्होंने ये चीज़ छोड़ा था, ये चीज़ अंग्रेजों को दिया था और अंग्रेजों ने इनको उठा के शाह आलम को दिया था और शाह आलम को यहाँ पे बैठा दिया गया था। 26 लाख रुपये पेंशन दिया जाता था, आराम से वहाँ पे रहने के लिए दिया जाता था। उसके बाद ये शाह आलम द्वितीय भी वो अंतिम टाइम में इनको अंधा करके फिर अंधा कर दिया गया था और फिर बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जो शासक आए थे, उत्तराधिकारी आए थे, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय के बारे में भी हम 1857 की क्रांति के टाइम पे जानेंगे, जिनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इनका इनको क्या हुआ था आखिरी टाइम में, इनका जो मकबरा है वो कहाँ है? रंगून में है। मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी, जो कि म्यांमार वर्मा में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक्चुअली था क्या, क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि जो मुगल शासक है, मुगल शासक में जो 3 ऐसे मुगल शासक रहे थे जिनका मकबरा या जिनकी जो समाधि है वो बाहर है, इंडिया से बाहर है। जैसे सबसे पहले उनकी बात करते हैं बाबर की। तो बाबर की कहाँ पे है? काबुल में है। जहांगीर की भी बाहर है। जहांगीर की कहाँ? तो जहांगीर की कहाँ पे? जहांगीर की लाहौर में है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रणजीत सिंह की बात हुई है, तो रणजीत सिंह के बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। कौन से मिसल के थे? तो ये सुकरचकिया मिसल के थे। ठीक है, कौन सी मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के थे। हाँ, सुकरचकिया मिसल ही होगा, एक्चुअली इनके नाम में मिस्टेक हो जाती है मेरे से। तो रणजीत सिंह कौन सी मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के थे। इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली एग्जाम में। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। तो अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई थी? रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में हुई थी। जो मेटकॉफ थे उनके बीच में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लेते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। किसे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। अहमद शाह अब्दाली के वजह से हमको एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ है? अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। 1773 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कई सारे झगड़े होते हैं और ये कहानी हमको नहीं जाननी है, मेन हमको जानना है अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था शाह शुजा, ठीक है, वो काबुल की गद्दी पे बैठा होता है, उसको फिर हटा दिया जाता है। तो ये हैं रणजीत सिंह, ये इनकी मदद करते हैं, शाह शुजा की मदद करते हैं, जिसके बदले में कोहनूर हीरा दिया जाता है। अगर अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहनूर हीरा यहाँ से लेकर कौन गया था? तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, जो मयूर सिंहासन भी लेके गया था, वो यहाँ से कोहनूर हीरा लेकर के गया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाई थी। ठीक है, इनको शेर मैसूर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान के बारे में, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई है 1799 में। जो तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध हैं वो उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें रेफरेंस में करवा दी है, जो बिहार SCRT उसमें करवा दी है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था और जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसने
जेकोबिन क्लब की स्थापना की थी, या किनके संबंध फ्रांस से अच्छे थे? तो फ्रांस से जो अच्छे संबंध टीपू सुल्तान ने बनाए थे, और इसी मैत्री को दिखाने के लिए इन्होंने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। और इसके अलावा श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के, हाँ ये क्वेश्चन अगला आ ही गया कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि की है वो टीपू सुल्तान के साथ की थी। सो अब यहाँ पे अगर आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हुई है तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला कौन सा युद्ध हुआ है? तो सबसे पहला हुआ है 1767 से 67 से 69 के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली जो मैसूर के शासक थे उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था। दूसरा जो युद्ध हुआ है वो 1780 से 84 के बीच हुआ है। अच्छा, पहले वाले में कौन सी संधि हुई है? मद्रास संधि हुई है। दूसरे वाले में मैंगलोर हुई है, और तीसरे वाले में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। ठीक है, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम संधि। तो ये जो दूसरा युद्ध है इसमें क्या होता है? 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान के जो पिता होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड देन टीपू सुल्तान संभालते हैं, उसमें भी टीपू सुल्तान हार जाते हैं और वॉरेन हेस्टिंग इस टाइम पे गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक है, 1784 के बीच में हो जाएगा। अब अगला जो युद्ध आता है वो 1790 से 92 के बीच आता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और श्रीरंगपट्टनम संधि पे ये खत्म होता है। एंड फाइनली जो आखिरी युद्ध होता है 1799 वाला, वेलेस्ली के टाइम पे होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। इसकी कहानी ऐसी है कि लॉर्ड बेंटिक के टाइम पे, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, तो इन्होंने इनके टाइम पे एक तो सती प्रथा का अंत हुआ था, दूसरा ठगों का भी उन्मूलन इन्हीं के टाइम पे हुआ है। तो इन्होंने स्लीमैन को नियुक्त किया था, स्लीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का अंत हुआ है। ठीक है, 1830 की बात है। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ है। 1830 में ठगों का जो शुरुआत की उन्होंने 1830 में की, ठगों का अंत करने की। एंड पूरी तरीके से समाप्त कब हो पाया है? 1837 में पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जो कि मैंने बताया, द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू की गई है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। अब इसमें ये क्या करते हैं? ये बंगाल और बिहार वाली मैंने बात बता ही दी थी कि बंगाल और बिहार में रजा खां और बंगाल में रजा खां, और जबकि बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया था उप दीवान, एज अ उप दीवान। और अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैत शासन प्रणाली को खत्म किसने किया है? वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म किया 1772 में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आई थिंक वो क्वेश्चन हो, द्वैत शासन की जनक किसे कहा जाता है? मतलब द्वैत शासन की शुरुआत यहाँ इंडिया में तो रॉबर्ट क्लाइव ने की है, लेकिन इसके जनक किसको कहा जाता है? जो फादर हैं वो सर लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। ठीक है, सर लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बताती हूँ। एक आता है सहायक संधि से, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सहायक संधि है उसकी शुरुआत यहाँ पे, मतलब उसको सबसे ज़्यादा विकसित करने का श्रेय तो वेलेस्ली को जाता है कि वेलेस्ली के टाइम पे सहायक संधि हुई थी। लेकिन इसका शुरुआत किसने की थी? उसकी शुरुआत जो फ्रांस के शासक थे डुप्ले ने की थी। ठीक है, डुप्ले। ठीक, द्वैत शासन प्रणाली में होता क्या है कि दीवानी और विजारत जो व्यवस्था है वो दोनों चीज़ें, मतलब दीवानी और कानून व्यवस्था दोनों को अलग अलग कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के टाइम पे बिछाई गई थी? तो क्या ही क्वेश्चन है, इतना ईजी सा है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही क्या हुआ था? क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से, इसको व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं, मतलब हड़प लेना। तो ये इन्होंने कई सारे राज्यों को हड़प लिया था जिनके भी उत्तराधिकारी नहीं होते थे, जिनमें झांसी को भी हड़पा गया था। कब? 1853 में। ठीक है, अब यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की बात हुई है तो प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो बम्बई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर थी? 34 किलोमीटर थी। उसके अलावा दूसरी कब चली है? तो दूसरे के बारे में भी जान लेते हैं। 1854 में चली है, और कलकत्ता से रानीगंज के बीच चली थी। प्रथम 1853 में चली है, दूसरी 1854 में चली है, कलकत्ता से रानीगंज के बीच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बरहिया ताल विरोध जो हुआ था वो बकास भूमि की वापसी की मांग को लेकर के हुआ था। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में हुआ था? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि किसके नेतृत्व में हुआ था, वरना किससे संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। जो बकास भूमि है उसकी वापसी से संबंधित है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? कैनिंग था। ठीक है, गवर्नर जनरल कैनिंग था। यही आगे चल के जब 1858 में क्राउन रूल लगेगा तो ये वाइसरॉय, प्रथम वाइसरॉय कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग ही बनेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके लिए देती हूँ कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, या फिर 1858 में जब क्राउन रूल लगा है, तो उस टाइम पे वहाँ पे ब्रिटिश की महारानी कौन थी?
आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले न्यू एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए? तो जो एनफील्ड राइफल है ये कब शामिल किए गए थे? दिसंबर में शामिल किए गए हैं, दिसंबर 1856 में शामिल किए गए थे। किसके स्थान पे शामिल किए गए हैं? तो ये जो ब्राउन बेस है, ब्राउन बेस के स्थान पे न्यू एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। अब जब ये शामिल होता है तो उसके बाद क्या पता चलता है कि इनकी जो कारतूस है उसका कवर उसका बना है सूअर और गाय की चर्बी का बना हुआ है, जिसकी वजह से विद्रोह स्टार्ट होता है और स्टार्ट हो पाता है मार्च में। सबसे पहला विद्रोह किसने किया था? तो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। अब ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में रिपीट हुआ है, ये मैंने जब बताया भी था इनके बारे में डिटेल में बिहार एससीईआरटी में, तभी मैंने कहा था कि कई बार आया है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। अब कुंवर सिंह के बारे में जान लेते हैं कि 1857 में जब विद्रोह किया है कुंवर सिंह ने, इनको पहली बात तो बिहार का सिंह भी माना जाता है। तो बिहार के सिंह के नाम से किसको जाना जाता है? कुंवर सिंह को जाना जाता है। ये कहाँ? जगदीशपुर से इन्होंने विद्रोह किया था। जगदीशपुर इनका क्षेत्र रहा था। ये कहाँ के कौन से जिले से संबंधित है? तो बिहार के आरा जिले से संबंधित है। ठीक है, ये जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। इनके ऊपर देखिए अभी कई सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। देखिए रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया। कई सारे क्वेश्चन उन्हीं से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे ये बॉक्स थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिडेंसी में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो दानापुर में विद्रोह चल रहा था, जिसमें ये 25 जुलाई को विद्रोह चल रहा था और 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे थे, जहां पे इनका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। तो ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बीपीएससी ने पटना माना है, जबकि इसका आंसर आरा होगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो आरा से शामिल हुए थे। अभी यहाँ पे इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने सक्रिय भाग लिया था? यहाँ पे नाना साहब ने भी लिया था कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लिया था, मौलवी अहमदुल्ला ने जो फैजाबाद से लिया था। ये सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते थे। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है। और बेगम जीनत महल नहीं, ये प्रत्यक्ष नहीं थी, ये अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार किया था। ये उनकी जो बहादुर शाह जफर है उनकी वाइफ थी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग में से एक से अधिक, मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जुलाई बिहार में कब से कब तक के बीच में रहा है विद्रोह? तो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था। तो कौन केंद्र रहा था? जगदीशपुर केंद्र रहा था। ठीक है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो प्रांत की बात की है तो बिहार से किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मीर गालिब ने देखा था। ठीक है, मीर गालिब उनके समकालीन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। जो सिपाही विद्रोह कर रहे थे वो इनमें से कौन सा कारण नहीं था? तो एक तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। ठीक है, इसकी वजह से भी विद्रोह हुआ था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया गया था। तो ये मैंने बताया भी है बिहार एससीईआरटी में कि जो उस समय क्या था, उस समय एक मिथ था उस टाइम पे कि हिंदुओं को अगर वो समुद्र पार करके जाते हैं तो वो पाप माना जाता था, जबकि इनको क्या किया था, जो हिंदू सैनिक थे उनको समुद्र के द्वारा युद्ध करने के लिए भेजा जा रहा था। तो ये एक कानून बना था जिसकी वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। भत्ते की रोकथाम, उसके अलावा इनको प्रमोशन भी अच्छा नहीं किया जाता था। और नेक्स्ट आ जाता है कि अधिकारियों की अक्षमता। तो ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि अधिकारी असक्षम है, तो ऐसा कोई कारण नहीं रहा था, बल्कि ये 3 कारण रहे थे। तो इसका आ जाएगा मोर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा, जो शिक्षित वर्ग है उसने भी भाग नहीं लिया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से वर्ग ने भाग नहीं लिया, तो शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया था, साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं कृषक और मजदूर ही परेशान थे और वो इनके अगेंस्ट ही थे। तो इन्होंने किसकी हेल्प कर दी? इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प कर दी थी। और इसको लेकर के कैनिंग ने बात भी कही थी कि अगर ये तूफान के आगे बांध की तरह काम किया इन लोगों ने, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होता, ये तूफान हमको बहा ले जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव,
हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो ये जो 1857 के विद्रोह में बिहार के कौन से क्षेत्र ने मदद की है, कौन से क्षेत्र के महाराजाओं ने मदद की है? दरभंगा, डुमराव और हटवा के किससे मदद की है? आदमी देकर के और पैसे देकर के इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। ये क्वेश्चन भी शायद मैंने बताया था बिहार एससीईआरटी में कि 1857 के विद्रोह में से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो मुंगेर अप्रभावित रहा था। दानापुर में तो सैनिक विद्रोह कर ही रहे थे, पटना भी गया था, आरा और मुजफ्फरपुर में भी रहा था। मुंगेर अप्रभावित रहा था। मुंगेर में 1857 के विद्रोह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि पटना में किसने नेतृत्व किया था? तो पटना में पीर अली ने नेतृत्व किया था। ठीक है, किसने नेतृत्व किया था? पीर अली ने नेतृत्व किया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में, किसने किया था? तो लखनऊ में बेगम ऑफ अवध, जो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने किया था। ठीक है, कानपुर में किसने किया था? कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब ने किया था। अवध की बात करते हैं तो यहाँ पे अवध में किसने विद्रोह को दबाने का काम किया था? अवध बात करें मतलब लखनऊ की या फिर कानपुर की, दोनों जगह कैंपवेल ने दबाने का प्रयास किया इस विद्रोह को। जो अंग्रेजी शासक थे कैंपवेल, उन्होंने दबाने का प्रयास किया था। अब यहाँ पे बेगम हजरत महल ने क्या किया था? अपने अल्पवयस्क पुत्र विजरिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। तो ये एक चीज़ रही थी। और 1857 का जो विद्रोह था वो मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो एक तो केंद्रीय जो संगठन की कमी है, ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई समान योजना नहीं चल रही थी, और ये जो विद्रोह था ये ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं किया गया था, इसी वजह से ये असफल रहा था। ये एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन और निष्कर्ष वाला है कि पहला कथन दे रखा है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। तो बिल्कुल असफल रहा था 1857 का विद्रोह। दूसरा कारण क्या रहा था? कारण ये रहा था कि इनको बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल शासक थे, अंतिम मुगल शासक थे, बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, इनको जन सहयोग नहीं मिला था। तो दोनों सही हैं, का और इनका कारण भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? मतलब क्राउन रूल कब लागू होगा? तो 1 नवंबर 1858 को लागू होगा। कहाँ से होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इलाहाबाद में अब विक्टोरिया तो यहाँ आ नहीं जाएंगी, तो उनके बिहाफ पे कौन बोलेगा? उनके बिहाफ पे ये जो कैनिंग होते हैं, लॉर्ड कैनिंग, ये घोषणा पढ़ते हैं और इलाहाबाद से ये घोषणा पढ़ी जाती है कि अब से रूल किसके पास चला गया है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके ब्रिटिश ताज के पास चला गया है। यहाँ से एक और बात बताती हूँ कि सचिव कौन नियुक्त किया गया था इसमें? जो वाइसराय, जो गवर्नर जनरल थे, वो वाइसराय में कन्वर्ट हो गए, मतलब लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने थे। और सचिव किसको नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स वुड को नियुक्त किया था। ठीक है, चार्ल्स वुड को सचिव नियुक्त किया गया था। देखिए यहाँ नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना बताया गया है कि एक भारत मंत्री या सचिव, भारत का जो मंत्री या सचिव, और 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। गवर्नर जनरल को प्रथम जो वाइसराय के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन देखिए बिहार एससीईआरटी का ही है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो क्योंकि क्या हुआ था कि यूपी और बिहार के जो वो थे सिपाही थे, उन्होंने बहुत विद्रोह किया था। तो अब जो सिपाही ब्रिटिश सरकार अपनी सेना में रखेगी वो कौन से होंगे? वो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत के थे। ठीक है, तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत के थे, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। तो यहाँ से अब सैनिक भर्ती सबसे ज़्यादा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र किसने कहा था? सर जेम्स आउस्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ठीक है, डब्ल्यू टेलर ने कहा था, क्या कहा था? कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेंसी किसने कही थी? ये कही है किसने? आउट्रम और टेलर ने। आउट्रम और टेलर ने षड्यंत्र की बात कही थी 1857 को। ये तो सबको पता ही होता है, मोस्टली क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है? तो वी.डी. सावरकर ने कहा था। वी.डी. सावरकर की पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें इन्होंने ये बताया था कि ये पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? मतलब जब 1857 का विद्रोह खत्म हो गया तो भारतीय फौज को फिर से गठित करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा पील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने किसका गठन किया था? नव गठन के लिए, फिर से एक नई फौज बनाने के लिए पील आयोग का गठन किया था। अब इसमें इन्होंने क्या किया? यूरोपीय सैनिक को ज़्यादा लेंगे और जो भारतीय सैनिक है उनको कम लेंगे, और भारतीय सैनिक लेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से लेंगे? गोरखा, जो पंजाब प्रांत से थे, उनको लिया गया था।
सो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं और उसके अलावा अभी आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। अब एग्ज़ाम तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जीएस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जीएस में इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न इंडिया को हम मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लेंगे। कोशिश करूँगी कि 1-2 मैराथन वीडियो मैं उस पर ले आऊँ, मिडिवल इंडिया पे और एंशिएंट इंडिया पे। तो अगर वो हो पाएगी तो वो भी मैं डाल दूँगी चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक और बात, अगर बिहार एससीईआरटी समरी अगर आपने की है तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर ले रहे होंगे, क्योंकि बिहार एससीईआरटी समरी में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही एक्सप्लेन किया था। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप क्लियर कर सकते हो, इतना बिलीव रखिए।